सर्वप्रथम बिल्कुल बंद कर दीजिए सर। भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों पुष्प अर्पित करते हुए उन सभी संतों गुरुओं के चरणों में जिन्होंने सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ने का, जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज 12 घंटा 10 के जो शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करें सम्मानित अध्यक्ष जी, और यहाँ पर हमारे अधिकारी जी और संचालक जी, जो भी हमारे वाले सदन के पूर्व सदस्य रहे हैं, पूर्व पदाधिकारी रहे हैं और वर्तमान जो नवनिर्वाचित हैं, मैं ऐसे मौके पर सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक शेर के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत व्यस्त समय है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना चाहिए। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत में कर खुश हुए तो क्या हुए, हार में खुशियां मनाना, हार में खुशियां मनाना जिंदगी है, हार में खुश। मैं ऐसे मौके पर जब मंत्री बन करके मेरा स्वागत बलिया में पूर्व मंत्री भूरा राम जी ने मेरा स्वागत समारोह रखा था, उस समय 97 में मैंने इस बात को कहा था कि राजनीति में कोई अस्थायी दोष और दुश्मन नहीं हुआ, राजनीति में कोई अस्थायी दोष और दुश्मन नहीं हुआ करता है। परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीतिक ध्रुवीकरण होते हैं, दुश्मन दोस्त हो जाया करता है और दोस्त दुश्मन हो जाएगा। यह ध्रुवीकरण का नतीजा पूरे प्रदेश देश और हालात पर चर्चा करेंगे, कौन कहां था कुछ दिन के पहले, कौन कहां चला गया। तो आज जो भारतीय एसोसिएशन का ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, मुझे तो पूरे देश में जाने का मौका मिला और मुझे हाई कोर्ट की उस लाइब्रेरी में भी मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुद्ध जयंती के अवसर पर वहां पर हमें आमंत्रित किया गया था। दूसरा कार्यक्रम मुझे आप लोगों की ताकत के बल पर चीफ जस्टिस रिटायर्ड बालाकृष्णन जी के दूसरा एक प्रोग्राम था, उसे हाईकोर्ट में वहां पर भी हमें विशिष्ट अतिथि के रूप में उनके साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं तो आपका स्नेह, ये धरती, ये धरना की धरती, संत कबीर नगर की धरती, मैं तो संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचा हूँ जिसमें आप लोगों का स्नेह और सारे समाज के लोगों का स्नेह अपेक्षित है। मेरे मन में जब मैं साइकिल से चला करके जब उधर भरवजवा गुरुगदिया की तरफ जाता था, बंधे की तरफ और उधर 7-8 किलोमीटर, तो मैं सोचता था कि इतना दूर तक मेरा ये विधानसभा है और तहसील खलीलाबाद, और चर्चा मेरे गांव के लोग करते थे कि एक बार लोग यहाँ से चलते थे गांव से, तो जो बुजुर्ग जो सुर्ती वगैरह खाते थे, हाथ में मलते हुए जाते थे, आधा दूर तक पैदल चले जाते थे, फिर कहीं रुकते थे, फिर रह जाते थे, रात रुकते थे तो दूसरे दिन आते थे। मेरे जहन में बात थी, मैं ज्यादा बात नहीं बढ़ा क्योंकि कोई मैं नया नहीं हूँ और बहुत सम्मान इस मैं सन 74 में अम्बेडकर की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी लड़ा था, ध्यान रखिएगा। सन 74
हाथी निशान और 3000 वोट मिला था मुझे उस समय। और यहाँ पर कांग्रेस से डॉक्टर दुखराम प्रसाद जी थे, वो हार गए थे सन 74 में। और भीषम मुंशी जी लोक दल से 24 जनसंघ की पार्टी से यहाँ से विधायक हुआ पहली बार। लेकिन जब मैं वहां से जब रिजल्ट निकला तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं जीत गया जीत गया जीत गया। तो लोगों ने कहा ये कहा आप जीत गए, तो भीषम मुंशी जीत गए। अरे हमने कहा मैं जीत गया। कहा कैसे जीत गए? हमने कहा कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया था, मैंने कांग्रेस हरा दिया, मैं जीत गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये संघर्ष के रूप में हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय आजाद जी हैं, केशव प्रसाद जी हैं, दुर्जनाथ जी हैं, भरत जी हैं, और हमारे तमाम इसमें वो कई सामान जब उसमें पढ़ रहे थे, और तमाम ऐसे लोग आज दुनिया में नहीं हैं, और तमाम लोग अभी आने वाले दिनों में सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और मैं संघर्ष के रूप में जब ये मौका मिला दोबारा सपा बसपा अलायंस में विधायक बना, फिर आप सोचिए क्या परिस्थिति में। जल्दी जल्दी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप अपना मुझे मैंने बहुत बातें की हैं। तो आज जब दोबारा 15 महीने के बाद मैं विधायक गया, सरकार चली गई, माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, सरकार चली गई, फिर उसके बाद 96 में दोबारा विधायक बना। तो मुझे याद है, जिस नाते कहना चाहता हूँ, यहाँ पक्ष और विपक्ष सारे समाज के वहां पर बैठे। मैं इस नाते कहा, इस पर जिक्र कर देना चाहता हूँ, किसी दलगठा इंटर कॉलेज में मैं यहाँ 96 का कितना इलेक्शन दोबारा 15 महीना के बाद क्षेत्र में आना, तो मैं यहाँ से आया, यहाँ इंटर कॉलेज में सारे अध्यापक लोग, यहाँ प्रिंसिपल थे जनार्दन यादव जी, मानवर, सब लोग चाय पानी आया पी लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए विधायक है। तो हमने कहा कि नहीं आया, लोगों ने कहा इलेक्शन चल रहा है, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए। हमने कहा मैं वोट मांगने नहीं आया। तो लोगों ने कहा कि तब क्या करने आए हैं? हमने कहा केवल एक अनुरोध करने आए हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया होगा तो कहीं चर्चा होती होगी तो आप चर्चा कर दिए, लालमणि प्रसाद ने अच्छा काम किया, जानिए वोट मिल जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत ही जिम्मेदार, बहुत संघर्ष करके पढ़ाई लिखाई के बाद जो वकील बनते हैं, उनके जीवन का जो अनुभव है, तो मेरा इतना है कि सच्चाई को स्वीकार करिए, अंत में सत्य की विजय होगी। याद है चाहे जो आप पक्ष विपक्ष में लड़ाई लड़ते हैं अपने क्लाइंट के लिए, लेकिन आज मैंने जब मुझे बोलने का मिला, बीच में एक ऐसा जिक्र आया था जब मैं बिहार प्रभारी था 5 साल, वहां जहानाबाद एक नरसंहार हुआ था, बाद में नरसंहार, और वहां पर लगभग 62-63 वहां पर निशस्त्र हत्याएं हुई थी, और उस निशस्त्र हत्याओं में 62-63 लोग मां के पेट में जो बच्चे थे उनको भी निशस्त्र हत्या हुई, दूध के बच्चे। तो मैंने उस बात का जिक्र किया, एक मेरे दिमाग में आया। तो हमने कहा कि वहां पर क्या हुआ, निचली अदालत ने फैसला कर दिया सजा के लिए, और लेकिन हाई कोर्ट से सब बरी हो गए। एक सवाल इस बात का है कि अगर 62-63 लोग निशस्त्र हत्याएं हुई, जिंदा जलाए गए, तो कौन मारा? क्या ये सवाल नहीं होता है? आप मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, कौन मारा? यदि निर्दोष सब छोड़ दिए गए तो हत्या किसने किया? कोई एक दो की तो मामला नहीं। तो हमें इस बिंदु पर भी आप भारत संघ के सम्मानित आप सदस्य हैं, तो ये भी आपको इस पर भी पहली नजर रखना होगा। बहस करिए ठीक है, लेकिन सत्य की भी
गैलीलियो ने कहा था कि सूरज स्थिर है, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है, तो क्या हुआ उसको आप लोग जानते हैं कि फांसी दे दी गई। ये तो सब लोग जाने सूरज उगता है सोता है, फिर आज भी विज्ञान नहीं कहता है कि सूरज स्थिर है, पृथ्वी उसके तरफ जाए, तो सच्चाई स्वीकार करिए। और जो मनुष्य सच्चाई को स्वीकार नहीं करता वो अशांत उनका चित्त होता है। ये ध्यान रखिए। हम लोग को तो था आप धन दौलत के लिए तो अगर खुद राजा के बेटे थे, खूबसूरत बीवी छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, धन रखी छोड़ा, राजपाट छोड़ा, और हम क्या चाहते हमारे पास गाड़ी हो, खूबसूरत बीवी हो, धन दौलत हो, लेकिन दुनिया के 80 मुल्क में शहादत बुद्ध की आइडियोलॉजी को इसने सच्चाई को स्वीकार किया। उसने कहा सबके भले की बात करो तो तुम्हारा भी ये भावना रख करके, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मौका मिला मैंने आप ही का नहीं, इधर का कसी नहीं, मैदाव कसी का भी हमने इसी कन्या किया, सोलहगढ़ कसी, बौड़ी ब्लॉक, बेहतर ब्लॉक, गोलिया बाजार, और आपका ये ऐसा विद्युत सबस्टेशन, हरियाणा विद्युत सबस्टेशन 32 प्रोजेक्ट की सूची मैं ज्यादा व्यक्ति नाते मौका मिला। आज मैं दूसरी बहन माता जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, जो भी मैंने बैठ कर लिख कर दिया उस सारी चीजों को सारे हर नदियों का पुल अलग बगल में जाता मैं करना चाहता हूँ। उसमें आपका सहयोग अपेक्षित है, बुद्धिजीवियों का सहयोग अपेक्षित है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, हमारे बार के वर्तमान अध्यक्ष सारे जो भी हैं, एक भावना एक परिवार के रूप में आप संघर्ष करें, आपकी बात करें, ये बात नहीं है, लेकिन मानना चाहिए हम बारे पसंद थे। आज वो अध्यक्ष है, हमें तो काफी हुआ कि जब ये हुआ कि निर्विरोध चुन लिए गए, तो मुझे तुरंत याद आया जिसके लिए मुझे बड़ा लालच दिया गया, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता तमाम लोग, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं 100 करोड़ का लाख मार दिया 2008 में डील वाले प्रकरण पर, कांग्रेस की सरकार जैसे कि रहने वाले मुद्दे पर, उसमें सारे लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट में 2-2 करोड़ रुपया भाजपा के सांसद लोग दिलाई दिया गया, और चला कितना 100 करोड़ रुपया। लालमणि प्रसाद जैसे लोगों ने मेरे पर हमने कहा कि हमारे इसी दंगड़ा चौराहे पर हमारे गरीब समाज के लोगों ने 1-1 रुपया मेरे वजन के बराबर 1 रुपया सिक्के से डाल करके मेरे वजन के बराबर मुझे सम्मान दिया है। मैं पैसा तो दे सकता हूँ, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा, नजर कैसे मिलाऊंगा, ये लालमणि प्रसाद ने लाख मांगने का। और आज आप लोगों की बदौलत पूरे देश में कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां लालमणि प्रसाद को जाने का सौभाग्य नहीं मिलता है। मुझसे भाषण कराने के लिए, मूवमेंट पे चर्चा कराने के लिए पूरे देश में अपना लोग बुलाते हैं, खर्चा वर्चा हवाई जहाज से भाषण करा के भी मुझे सम्मान मिलता। मैं इस नाते कहना चाहता हूँ कि हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है और हमें सत्य को सत्य कहना चाहिए। यदि चलो भाई ये सत्य को सत्य नहीं करो, काहे को सत्य रहेगा? सच्चाई ये हमने किया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। आप कहीं भी चर्चा हो, किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं, तो आज आपको स्वीकार करना चाहिए। तो जब अध्यक्ष जी को आप लोगों ने ये विरोध चुना तो मुझे अमेरिका की बात आ गई। अमेरिका में जानते हैं क्या हुआ? सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, लंबे अंतराल से अमेरिका में जो खाने लोग थे उनको वो सम्मान जो नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वहां अमेरिका में कौन लोगों ने अगुवाई किया? प्रभु वर्ग के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, तो आगे बढ़े हुए समाज के लोग थे, उन लोगों ने कहे काले लोग जिनकी संख्या जो बहुसंख्यक में है बहुत ज्यादा है, ये राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। उन लोगों ने पहल किया और पहल करके उनको डाइट की भागीदारी दिया, प्रतिनिधि दिया काले लोगों को। आप 200 बार वहां पर बराक ओबामा
अब जैसे वो राष्ट्रपति बने कि नहीं बने। मैं आह्वान करना चाहता हूं आपको, ये ध्यान रखिए कि जिस आप संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे। ये समय कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एहसास करने के लिए कह दिया कि आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। संविधान जो कहता है, संविधान कहता है, उसमें दिया है, भागीदारी दिया है कि जो वीकर है, कमजोर है, उसको जो है हिस्सेदारी देकर के कुछ आगे समाज में उदाहरण जोड़ने की बात आई। लेकिन लोग जो है विरोध करते, कहाँ जाएंगे कमजोर। मैं अंतिम बात इशारा करते हुए प्रसन्न करना चाहता हूँ कि मैं जो है बिहार को भारी था, ट्रेन से मानवर जा रहा था, गाड़ी में बैठ गया और सफारी पहना हुआ था और एक सीट हमारी खाली थी। गनर वगैरह न, कोई नहीं जानता कि विधायक है, मंत्री है, एमपी है, तमाम जगह के रेलवे के कर्मचारी गाड़ी बैठे जा रहे थे। और वही मैं समझता हूँ कि लगभग 6 या 2007 के इर्द का मामला है। ट्रेन में ये आरक्षण पर कर्मचारी रेलवे तमाम बहस करते जा रहे थे, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। मैं आरक्षण का विरोध, मैं कुछ बोला नहीं। जब आगे बढ़ गए, रेलवे के देवरिया के जाने लगे, आगे आगे जाते लोग ये शांत होने लगे। हमने कहा कि मेरा एक अनुरोध है, आप लोगों की बात सुन करके मुझे बड़ी ऊर्जा मिली है, लेकिन एक मेरे बात मेरे मन में है, वो जिज्ञासा है, उसकी बात को यदि आप थोड़ा सा अपनी बात सामने संतुष्ट कर देते तो मैं बड़ा अपने को मानता हूँ कि हम अच्छे लोगों की बात सुने। कहें हम बोले क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। हमने कहा उसमें 4-5 लोग थे, एक आदमी से मैंने कहा कि आपके पास 4 बेटे हो और आपका चौथा बेटा बीमार चला हो तो दवा किसको खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा दवा किसको खिलाएंगे, जो मेरा बेटा चौथा बीमार है उसी को तो दवा खिलाएंगे। हमने कहा नहीं यार, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि आप अपने बेटे को दवा खिलाएंगे, आप 4 बेटों को खिलाएंगे। कहना ऐसी बात करते हैं भाई आप लोग। अरे जब बेटा बीमार है चौथा तो उसी खिलाएंगे, दूसरे बेटे को पाए जाएंगे। हमने कहा ठीक यही संविधान की परिभाषा। संविधान में जो हजारों साल से देश के अंदर जो उपेक्षित कर रहा, जिसे इंसान नहीं समझा गया, जिस समाज को जमीन पर थूकने का अधिकार नहीं था और आज वो कमजोर हो गया है, तो संविधान ने उनको आरक्षण का प्रावधान प्रदेश की बात करके कि जो कमजोर है उसको थोड़ा सा भागीदारी कला के रूप में, आरक्षण के रूप में जो बेचित था उसको हमने कहा मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, मैं हमारे गांव में वो लौकी और कोहड़ा जो है वो बोया जाता है, तो जब वो कमजोर होता है थोड़ा सा उसमें रस्सी या लकड़ी डाल दिया जाता है, उसके सहारे वो लौकी और कोहड़ा जब छपट चला जाता है, इतना बड़ा कोहड़ा बड़ा जो है लौकी देता है, तो सहारा पाया, तो सहारा है आरक्षण। और ये मैंने कहा कि ये जो संविधान है ये कहता है कि जो कमजोर है उसको सहारा देकर के समाज के पैरेलल, ये नहीं कि जो आगे बढ़े उनको ताकत में डाल देना, ये संविधान नहीं करता है। कमजोर को सहारा देकर के पैरेलल राष्ट्र की धारा में जोड़ना, ये जो है प्राविधान हमारे कम्युनिस्टियों ने और समाज के लोगों ने ये भागीदारी दिया, इसलिए ये बातें हैं। लेकिन अब आप उसको अर्थ का कहीं आज तक किसी ने हम लोग से ऐसे कहा नहीं, ये तो सोचन लोग कहते हैं कि हाँ ये है या वो। हमने कहा क्या कुछ समझ में आए, कहने नहीं मैं हमको सोचो कहने परिचय हमारे परिचय क्या करेंगे, कहने नहीं आप परिचय दिए, हमारे नाम सुने होंगे लेकिन जानते। हमने कहा लालमणि पटेल, अरे वो नेता मंत्री जी हुई जो ताज होटल बॉम्बे आप पढ़ते हुए तो उसमें हमने कहा हाँ वही लालमणि, तो बड़ा प्रभावित। मेरा कहने का मतलब आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप भी समाज में बैठते हैं, तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? जो कमजोर है समाज में आप उसको कुछ ताकत दे करके राष्ट्र उद्धार में नहीं ला सकते? क्या जिम्मेदारी निभाना चाहते? क्या समाज को दिशा देना चाहते?
आज ताकतवर कल आप भी कमजोर हो सकते हैं। इसलिए मैं ज्यादा वक्त लेकर के मैंने आपका वक्त ज्यादा लिया, आपने हमें सम्मान लिया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सत्य की विजय होगी। और जितनी जिम्मेदारी है तमाम लोगों ने कहा हम बाबा साहब को मानते हैं, तमाम हमारे चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हमें बोलने का मौका मिला, दिल्ली में भी, इलाहाबाद में भी, हमने कहा भाई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते मैं खुद की धरती से आया हूँ तो भाई ठीक अच्छी बात है। कहते हम बाबा साहब को मानते हैं, अम्बेडकर जैसे, तो बाबा साहब के अम्बेडकर को मानते हैं तो काहे नहीं भाई संविधान के अधिकारों को लागू कर दो, कौन होगा? तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, प्रदेश और देश की जिम्मेदारी है कि आवाज जीवों की जिम्मेदारी दबाव डालना, सच्चाई को स्वीकार करना होगा। क्योंकि आप ऐसे संक्रमण काल से गुजर रहे हैं कि आप, मैं बुद्धिजीवियों आपका आह्वान करना चाहता हूं, यदि आपने सही निर्णय नहीं लिया तो आने वाला इतिहास हमें आपको माफ नहीं करेगा। हालात कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए समाज को समाज बनाने के लिए जो खान पान, बोलना, चलना, उठना, बैठना, 6 संस्थाओं की जरूरत होती है, वो समाज बनाए नहीं कैसे बराबर होगा भाई? समाज का मतलब बराबर। और आज ये परिकल्पना क्या है, देश में घड़े का पानी छूने पर निशा हत्या हो जाए? बोलिए, मंदिर में जाने के बाद वो लकड़ी जलते हुए पिटाई कर रहे हैं बेरहमी के साथ, महिला मंदिर में चली गई विद्या, उसने कौन बड़ा गुनाह कर दिया? तो भाई ये तो जो आप बोल रहे हो, जो रहे हो, इस नाते मैं कह रहा हूँ हालात बहुत अच्छे नहीं। समाज बनाइए, लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करें और जो बुराइयां हैं समाज, उस बुराइयों को कौन खत्म करेगा? जो आगे बढ़ा हुआ प्रबुद्ध वर्ग है उसकी ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी है। और आगे आइए और समाज को बांधने के लिए सभी दूसरे समाज को भी आप गले से लगा करके राजनीति जोड़ने का काम करें। और आज ऐसे मौके पर मैं पुनः बाबा साहब सहित चाहे वो मनोहर राम जी हो, बाकी साहू जी महाराज हो, जितने भी महापुरुष हैं, संत गुरु नारायण हो, जो भी लोग हैं, और जिन वीर सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, और आज मैं पुनः पारू सेशन के जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, आप अपने व्यवहार से सारे लोगों का दिल जीतें, आपको लोग सहयोग करें। और जो हमारे पुराने साथी यहाँ कर रहे हैं, फिर आप ऐसा करें कि आप इतिहास कायम करें, कोई किसी मोहताज न रहे, फिर आपको लोग मौका दें। मैंने ये कोई ऐसी बात नहीं कहा है, कोई बुरी बात हो, किसी को अच्छा न लगा हो तो उसको आप भूल जाइएगा। मैं दर्द जैसे जब आदमी दुखित होता है तो आपको में आंसू आता होता है, और जब आंसू निकलते हैं तो कम। यही था कि मैंने कुछ समय मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, समाज के दर्द को आपके सामने जो है समर्पित किया है, उसमें कितना जो है आप इस दर्द का भागीदारी देकर बंटवारा करके सबको जो है एक समाज बनाने के लिए सहयोग करेंगे। मैं पुनः जो है माननीय अध्यक्ष जी का मुझे खुशी है कि अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में और हमारे अधिकारी भी बैठे हैं और हमारे पुराने सभी लोग सारे लोग कुछ पुराने साथी हैं। और इलाहाबाद से आने के बाद चलिए आपका संत कबीर जिला हो गया, और जानते हैं ये जिला को बचाने में हमारे मुस्लिम 3-4 साथी, राजकुमार श्रीवास्तव, धर्मेंद्र त्रिपाठी बस्ती में, और दो शेड्यूल का, एक माया, एक कुंडली, ये 4-5 लोगों ने साथ दिया था बस्ती। और सारे लोगों ने कहा कि नहीं कमिश्नरी रहेगा लेकिन जिला नहीं रहेगा। हमने कहा अच्छा कमिश्नरी रहेगा जिला नहीं रहेगा? तो हमने कहा जब जिला नहीं रहेगा तो कमिश्नरी कैसे? सवाल ही नहीं। और मैं लोगों ने कहा आपका विरोध तो कम जाइए, विरोध करिए, लालमणि प्रसाद एमपी बना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे अंदर मेरा आत्मबल मजबूत है, सच्चाई को लेकर के लालमणि प्रसाद चलता है। और अंत में आपका जिला भी रहा, कमिश्नरी भी रहा, और आज कितना संघर्ष भी हम लोग जिला बचाने के लिए हम लोगों ने संघर्ष भी किया, जेल भी जाने का मौका आया।
मैं ऐसे मौके पर आप स्ट्रगल करेंगे तो बहुत कुछ अधिकार जो आपको नहीं मिला है आप हमें बतलाएंगे तो हम भी आपके काम को हम शासन तक पहुंचाने का क्षमता रखते हैं। नहीं वर्तमान है तो वोट जो है पावर तो मिल रही है, अपना पैर लगाएंगे हम मुख्यमंत्री तक प्रधानमंत्री जो भी है मैं पहुंचाऊंगा। अंत में आप लोगों की प्रतिभा व्यक्त करते हुए भाई राजेंद्र जी हमारे पुराने साथी हैं, ये संघर्ष करके मुकाम तक पहुंचे हैं। आज इन्होंने फोन किया हमें उसके साथ कहे देख लीजिए आज हमारे बीच में हमारे पुराने साथी जो 2 बार यहाँ पर विधायकी के इलेक्शन लड़े थे, आज उनका तो सुन के यहाँ पर कर्म है, हम लोग को अभी जाना है। मैं उनके प्रति भी नमन करता हूँ तथा समर्पित करते हुए मैं पुनः आप लोगों की प्रतिभा करते हुए मैंने आपसे बोध किया है, मैं आपका हूँ, कभी भी आप हमें आमंत्रित करेंगे, कभी भी आप हमें अवगत कराएंगे। ये यहाँ रहेंगे तो बिल्कुल आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा, कहीं बाहर प्रदेशों में लगा रहेगा तो ये नहीं उपस्थित रहूंगा कि कोई हमारी जो भावना नहीं है और मैं दृढ़ रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। इस गंगा धरती की मिट्टी को नमन करता हूँ, यहाँ के बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ के उन सभी साथियों का नमन करता हूँ उनके प्रति जिन्होंने ताकत दे करके इस कारवां को महापुरुषों के कारवां आगे बढ़ने का काम किया है। पूरे नमन करते हुए और मैं यही वाणी को ध्यान देना चाहता हूँ। जय